नुमाइंदा मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत को उन्होंने कवर किया है। एक बार फिर उनसे बात करेंगे। मरियम, हमें ये बताइएगा कि इरफान कादर ने रोस्ट्रम पर आकर बॉयकॉट का ऐलान किया। फारूक एच नाइक ने रोस्ट्रम पर आकर बताया कि वो मजीद कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहे हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन, मंसूर आवान, इनके बारे में बताइएगा कि इनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जी, बैरिस्टर मंसूर अवान और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो हैं वो अदालत में तो मौजूद थे, लेकिन ताहम वो रोस्टम पे आके उन्होंने अदालत को ये मता नहीं किया कि उनकी तरफ से बाइकॉट है, क्योंकि फारूक एच नाइक और इरफान कादिर ने जो है वो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये अदालत को बता दिया था कि वो अदालती कार्रवाई का बाइकॉट कर। अदालत ने जो है इन्हीं जो वकला है फारूक एच नाइक को एक दफा जस्टिस जावेद अहसन ने मुखातिब करके कहा कि अगर आपके पास आप आके दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुनने को तैयार है। फारूक एच नाइक ने कहा कि वो दलाइल देना चाहते थे, लेकिन इस तरह के केसेस में जो पार्टी पॉलिसी होती है उसकी पाबंदी करनी पड़ती है, तो वो दलाइल नहीं देंगे। और क्योंकि हुकूमती जो इत्तेहाद है उसने इस का बाइकॉट कर रखा था, तो वकला जो है वो उन्होंने दलाइल देने से मना कर दिया था। इस सारे केस के दौरान जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला थे वो अदालत के अंदर मौजूद तो रहे, लेकिन उन्होंने दलाइल नहीं दिए। बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो इरफान कादिर का जवाब भी अदालत के सामने पढ़ा, और दीगर जो कंसाइज स्टेटमेंट जो जमा कराए जाते हैं अदालत में, तहरीरी जवाबात अदालत में जमा कराए जाते हैं, उनसे मुतालिक जब उनसे सवालात पूछे गए तो वो बैरिस्टर अली जफर ने ही पढ़कर जवाबात दिए हैं। हुकूमती इत्तेहाद के वकला ने अदालत में कोई आज दलाइल नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपका मरीम नवाज। आज की कार्रवाई का अहवाल आपने बताया। बहुत जल्द आपसे रब्ता करेंगे तकरीबन 1.5 घंटे बाद, और आपसे जानेंगे कि क्या फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट सुना रही है। इस दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुनीब फ़ारूक और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मुनीब, आपकी जानिब आते हैं। कानूनी पहलुओं के हवाले से एक मुख्तसरन अली ज़फ़र ने यह बताया कि चूँकि वकला मौजूद नहीं थे, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही थी और उन्होंने तहरीरी आर्ग्यूमेंट्स दे दिए थे अपने, तो ज़्यादा सख्त सवालात कर लिए अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र से, जिसके जवाब देकर मामला बैलेंस हो गया। देखिए, किसी भी वकील के मौजूद ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। जो तहरीरी जवाब होता है वो तो अदालत की मामलत के लिए एक रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है। अलबत्ता जो वकला अगर खड़े होके मौजूद होके आर्गूमेंट दें तो वो एक बात मुख्तलिफ होती है। मेरी राय में ये दुरुस्त फैसला नहीं था कि इसका बॉयकॉट किया जाए। अलबत्ता अब ये सियासी जमातें हैं, ये अपनी तरीके से बेहतर सोच सकती हैं कि उन्होंने क्यों अपने वकला को कहा कि बॉयकॉट करें। लेकिन आपका ख्याल है कि सबको अपनी नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, अदालती मुआवनत करनी चाहिए थी। मुनीब, एक और कानूनी नुक्ता हम आपके सामने रखेंगे। बार बार जिक्र हुआ आज अदालत में रावलपिंडी बार एसोसिएशन के अपील का, जिसमें 2015 में फुल कोर्ट बनाया गया था। 8 जजेस का फैसला था पार्टी हेड के हक़ में। आज जब ये नुक्ता उठाया गया अदालत ने, और इसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देती रही, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी ये मामला उठाया, आमिर रहमान ने। उनका ये कहना था कि 2015 में 8 जजेस ये फैसला दे चुके हैं कि पार्टी हेड का फैसला प्रिवेल करेगा। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, रिमार्क्स दिए कि लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है वो आर्टिकल 63A की तशरीक वाले केस का हवाला दिया है, इस वाले केस का हवाला नहीं दिया। तो ये बात दुरुस्त है कि एग्जैक्टली उसी केस का हवाला देना होता है? अगर बड़ा फैसला ऑलरेडी मौजूद है तो वो प्रिवेल नहीं करता। देखिए, इसका मामला फिर दोबारा एक तशरीह से और एक समझ से मुताल्लिक है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के अंदर कानूनी हुक्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अदालत की तरफ से आज वो जो 8 जजेस के हवाले से बात हुई, जिसमें जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब शामिल थे, अब वो एक व्यू अपनी जगह मौजूद है। अदालत ने आज इस बात का नतीजा, जो अभी तक हमारे शायद सामने भी आ जाएगा, निकला कि जी अदालत उसकी पाबंद नहीं है। ठीक है, 2015 का 2018 वाला मियां नवाज शरीफ वाला फैसला, वो जब जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर को कोर्ट किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, वो वोटिंग नहीं थी वहाँ और मामला दल। ठीक है, लेकिन ये बात जरूर है कि उसके अंदर पार्टी हेड की तशरीह और उसकी अहमियत बहुत दी गई थी। अगर कोई बाकायदा तौर पर अदालत में पढ़ के सुनाया गया होगा, लेकिन आज शायद पता नहीं सुनाया है नहीं, क्योंकि वकला ही मौजूद नहीं थे, कि उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी हेड है वो तो डायरेक्टली कंट्रोल करता है पार्टी के अंदर, यानी पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान की बाहर पार्लियामेंट्री पार्टी को भी, और बाकायदा तौर पर अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि उनको कंट्रोल करता है डायरेक्टली और सुपरिटेंड करता है।
यानी कि उनको ना सिर्फ उनका काबू उसके पास होता है, बल्कि वो उनको सुपरिटेंडेंट आप तब करते हैं ना जब आप सुपरवाइज कर रहे हैं किसी को। तो सुपरविजन जब आप किसी के करेंगे तो सुपरवाइज करते करते आपको अचानक क्या हो जाएगा कि आपके 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 पास से वो इख्तियार चला जाएगा कि आप उन्हें पार्टी जब इतने अहम मामले पर अपना फैसला लेगी तो आप आज़ाद हो जाएंगे और पार्टी हेड के पास कोई इख्तियार नहीं रहेगा। साथ ही साथ चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद फरमाया, उन्होंने फरमाया कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो खुद से तो कुछ फैसला नहीं कर लेती, जमात के फैसले की रोशनी में पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है। जब उन्होंने ये फरमाया तो जहन में बात आती है कि जस्टिस साहब को भी इस बात का इदराक जरूर है कि पार्लियामेंट्री पार्टी को मादर पिदर आजाद तो है नहीं, और जमात का फैसला कहाँ होगा? जमात का फैसला वहाँ होगा जहाँ जमात का लीडर कहेगा। और जमात और पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो फर्क उन्होंने खुद क्रिएट किया है उसको फिर उन्होंने खुद अप्रिशिएट भी किया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी अपने तर्ज पर खुद फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल। अब क्योंकि निहायत ही टेक्निकल चीज है तो मुझे लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो अभी तक महसूस किया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को एक टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट किया जाएगा कि उन्होंने जो हवाला दिया 63A के फैसले के हवाले से वो एरोनियस था, और अगर उनको हवाला देना चाहिए था या पार्टी हेड के इख्तियारात की बात करनी चाहिए थी, कोई दूसरी नजीर को हवाला देना चाहिए था। लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अभी कुछ देर पहले वो जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से बात हुई उस पर अल्टीमेट रिजल्ट की जानिब जाने से पहले जो नुकता आप बयान करें, मैं आपसे इसी मुतालिक एक सवाल करना चाह रहा हूँ। दोस्त मज़ारी ने जिस वक्त रूलिंग दी उनका मामला वोट मुस्तरद करने का था, 10 वोट मुस्तरद करने की रूलिंग दी थी बुनियादी तौर पर, और वो तो बराह रास्त आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक है, क्योंकि आर्टिकल 63A की तशरीह बताती है कि अगर डिफेक्शन हो जाए तो वोट मुस्तरद कर दिया जाता है। तो वो हवाला तो उन्होंने मेरा ख्याल है दुरुस्त दिया था। पार्टी हेड के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे पास लेटर मौजूद है, उन्होंने वो उस पर सुप्रीम कोर्ट के किसी केस का या रूलिंग का या फैसले का हवाला नहीं दिया। नहीं, जो बेसिक इशू आ रहा है ना वो 63A के हवाले से जो फैसला था उसका पैराग्राफ 3 है। अदालत को उस पर एतराज है जो कि पहले दिन से है। वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि कोई भी रुकन अगर पार्लिमानी पार्टी के फैसले से नाराज करेगा तो वो डिसीट होगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो यहाँ तो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसकी तरफ से तो मामला चला ही नहीं। और आपको याद होगा जब डिप्टी स्पीकर ये अनाउंस कर रहे थे, जो राजा बिशारत साहब साबिक सूबाई वज़ीर साजिद भट्टी की पार्लिमानी पार्टी का मीटिंग का हवाला दे रहे थे। जी, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पार्लियामेंट्री पार्टी करती है। अब उस मौके पर जो मुआवनत डिप्टी स्पीकर को मिलनी चाहिए थी, एक तो ये कि उनको ये बताना चाहिए था कि जनाबे वाला पार्टी के सदर के इख्तियारात ज्यादा हैं और वो इस अदालती फैसले के मुताबिक ज्यादा है, और पार्टी हेड का इख्तियार है कि वो आपको बताए कि आपने क्या करना है, आप खुद अपने तय कोई फैसला नहीं कर सकते। राजा बिशारत साहब ने कहा जी कि वो तो हमने डिक्लेरेशन भेजा था उन 25 मुनहरिफ अरकान का जो पहले भी गए थे, जो कि मेरे ख्याल में टेक्निकली बात गलत है क्योंकि वो डिक्लेरेशन आया इमरान खान साहब की जानिब से। वो फैसला भी हमारे सामने पड़ा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने वो डिक्लेरेशन भेजा है। उसके टाइटल के ऊपर ये लिखा हुआ है कि वो पार्टी हेड ने डिक्लेरेशन भेजी हुई थी। बहरहाल अब उसमें नुकता ये है कि वोट उन्होंने कहा वोट काउंट नहीं हो गए क्योंकि उन्होंने इनराफ किया चौधरी शुजात हुसैन साहब की वाज़ेह डायरेक्शन के बावजूद।